नमस्कार। शकील बदायूनी साहब का एक शेर मुझे बहुत खूब याद आता है। वो फरमाते हैं कि आज फिर गर्दिशे तकदीर पे रोना आया, दिल की बिगड़ी हुई तस्वीर पे रोना आया। लेकिन आज अगर मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा दूं जो आपकी बिगड़ी हुई तकदीर संभाल सकता है, टूटे हुए दिल का हाल भी बदल सकता है, तो कैसा? यकीन नहीं आता? तो देखिए आज आपके इसी जो यकीन नहीं आने वाली बात है उसको यकीन ही बदलते हैं। और आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मैं रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो ना केवल किसी आम जन की बल्कि जिन स्टार्स कहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म स्टार्स की, जिनमें हम बात कर सकते हैं शेखर सुमन साहब हैं, मीरा चोपड़ा जी हैं, हम बात कर सकते हैं संदीप सिंह जी की, फराह खान जी, हम बात कर सकते हैं आनंद राज आनंद साहब की। और इस तरह के ढेरों ढेरों क्लाइंट्स की लिस्ट है मेरे पास में जो उनके मुरीद हैं। वो मुरीद हैं उनकी उस इल्म के जिसके ज़रिए वो लोगों की ज़िंदगी के अंदर जो तकलीफ़ आ रही है उसे वो दूर कर देते हैं। क्या लगता है आपको, जिस एनर्जी हीलिंग की वो बात करते हैं, जिस एनर्जी के ज़रिए वो लोगों को हील करने की बात करते हैं, क्या वो है या सिर्फ पूरी बातें? ऐसे बहुत सारी सवाल हैं जिनके जवाब आज हम जानना चाहेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं या फिर सिर्फ वह मात्र है। तो चलिए आज हम स्वागत करते हैं हमारे साथ में जुड़े हुए कल्याण कुमार जैन साहब का, जो मुंबई से हमारे साथ में आए हुए हैं। और आज हम ना केवल उनकी ज़िंदगी की बात करेंगे बल्कि बात करेंगे उनकी इस शख्सियत के ऊपर, इस काबिलियत के ऊपर जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। तो मुज़फ्फर खैराबादी साहब फरमाते हैं कि आईना देख कर गुरूर फजूल बात वो करे जो दूसरा ना करे। तो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ वो भी कुछ ऐसे शख्स हैं, वो ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं जो दूसरे नहीं करते हैं। वो बातें कर रहे हैं जो जिंदगी में सुकून लेकर आती हैं। तो इस तनाव भरे माहौल में आपके लिए सुकून का लम्हा लेकर आए हूँ, तो स्वागत करते हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे आज के मेहमान का। तो बहुत बहुत स्वागत है कल्याण कुमार जैन साहब कि आज आप हमारे स्टूडियो पे आए। और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आज आपके जरिए हमारे बहुत सारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं उनकी बहुत सारी जो सवाल हैं, जो सोच है, उसमें बदलाव आने वाला है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, पहला सवाल जो आता है कि एंजल थेरेपी के बारे में बहुत सुना, और आपके बारे में जब आपकी वेबसाइट देख रहा था तो उसके ऊपर काफ़ी कुछ जिक्र कर रहा था। तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं कि आखिर ये एंजल थेरेपी है क्या? क्या वास्तव में देवदूत आते हैं, उनके जरिए दी हुई तकनीक है, कुछ और है ये? देखिए सुनील जी, देवता अगर पृथ्वी पर आ जाते तो और क्या चाहिए, लेकिन ऑलरेडी मनुष्य के रूप में देवता, गुरु के रूप में देवता यहाँ पर बहुत सारे हैं। और हमारे भारत की भूमि पर तो बहुत कुछ है। बहुत सारे देवी देवतागण, गुरु, महापुरुष, अवतार भारत की भूमि पर स्थायी रूप से विराजमान है। अभी आपने सवाल किया है एंजल थेरेपी क्या है, इसके बारे में तो मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं वापस एक बार दोहराना चाहूँगा। ये एक थेरेपी है, ये एक प्रोसेस है जिनके ज़रिए आप कुछ करने जा रहे हो तो उसके पहले अगर आप मार्गदर्शन लेते हो, गाइडेंस लेते हो, तो आपका काम इजी हो जाता है, एफर्टलेस हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। और आपको जो आगे जाके धक्के खाने हैं उन धक्कों से आप बच जाते हो, नुकसान से कभी बच जाते हो, कभी आपका इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, समय और पैसे की बर्बादी, इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हो। नहीं तो कम से कम जहाँ पर आपका 100 रुपये खर्च होने वाला था वहाँ पर सिर्फ आपको 10 रुपये का नुकसान होगा, ऐसा काम हो सकता है। और ऐसी बहुत सारी थेरेपीज़ भारत में भी हैं और भी बहुत सारे देशों में हैं। तो एंजल थेरेपी कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने इसको थोड़ा सा घुल मिला के भारतीय तौर पे भारतीय लोगों के लिए इसको थोड़ा एक नया रूप दे दिया है, ताकि बहुत लोगों का इससे फ़ायदा हो सके। और बहुत लोग कुछ करने के पहले सही मायने में गाइडलाइन लेके काम कर सकें। मेरा मेन उद्देश्य वो है कि आप काम करने के पहले एक बार एक सेशन ले लो, उसके बाद में आप काम करने जाओ, चाहे वो आपका काम कोई भी हो। तो एंजल थेरेपी है कि आप अपनी एनर्जी, ऊर्जा से कैसे कनेक्ट करेंगे। और जो भी एंजल्स आपके आसपास रहते हैं, गार्डियन एंजल्स बोलो, देवी देवता बोलो, इष्ट देवता बोलो, जो भी ऐसी एंटिटीज़ है, जो भी ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपके आसपास मंडराते रहती है आपको हेल्प करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, उनसे आप कनेक्ट कीजिए। भारत में 33 कोटि देवी देवता है,
इनकी सारी ऊर्जा तो हम 10 जन्मों तक नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर एक जन्म में एक देवी देवता की ऊर्जा से भी अगर हम अपना कल्याण कर सके तो उससे और बड़ी बात क्या होगी। चलिए, कल्याण साहब, आपने एक बड़ा अच्छा सा जो रास्ता यहाँ पे सुझाया है वो ये कि फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी काम हो जाने के बाद में आपके पास आए, उससे बेहतर ये होगा कि वो काम होने से पहले आपसे सलाह मशवरा कर ले, तो सलाह मशवरा करने से उनकी जो समस्याएं हैं वो सारी दूर हो सकती हैं। उनका आप एक रास्ता दिखा सकते हैं कि कैसे आसानी से उस रास्ते के जरिए अपनी मंजिल को पा सकते हैं। एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि आपका इस जर्नी से जुड़ाव कैसे हुआ, आखिर कैसे जहन में आया कि मैं इस यात्रा का राहगीर बनूं? कहानी तो बहुत लंबी है और मेरे वेबसाइट पे है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जो लाइन यूज़ की है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है मेरे लिए और मैं बचपन से इस लाइन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो नॉर्मली अपनी लाइफ में सब हो जाने के बाद में हम बहुत ही पछतावा करते हैं, उसके ऊपर हमें बहुत उदासी होती है, बहुत गुस्सा आता है कि मैंने ये स्टेप क्यों लिया, मैंने ये ऐसा क्यों किया, मैं काश मैं ऐसा कर देता, काश मैं वैसा कर देता। तो इन चीज़ों को ध्यान में जानने के लिए, समझने के लिए मैंने बहुत कोशिश की और जैसे जैसे कोशिश मेरी बढ़ती गई वैसे वैसे अनेक अलग अलग स्थानों से, अलग अलग प्रोसेस से, क्रियाओं से मेरा एनर्जी से, ऊर्जा से जुड़ाव होने लगा और इसी ज़रिए फिर मैं अपने गार्डियन एंजल से मेरी जर्नी शुरू हुई और इस तरह का है पूरा चलते प्रोसेस। चलेगा, बहुत मतलब अपने आप लंबी सारी कहानी चीजें है। अपने आप खींचती गई आपको। Yes, और yes, जो एनर्जीज yes, की आप yes. बात कर रही हैं कि वो खींचती है अपने एनर्जी आप। कैसे खींचती है उसका एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूँ। अभी आप देखेंगे, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए पूरे जब मैं एनर्जी की बात करने जा रहा हूँ। जैसे आप नीम करोली बाबा का उदाहरण ले लीजिए, मैंने उनका नाम नहीं सुना था, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था आज से 8 से 9 साल पहले। और एक दिन मेरे सपने में आए और मैंने उनका वो जो अवतार था वो मुझे सपने में दिखा। नेक्स्ट डे मैं उठ के सुबह गूगल पे गया, मैंने देखा क्या है, कौन सा चेहरा याद आ रहा है। वहाँ का जो खिंचाव मुझे हुआ, मैं अगले ही समझो एक 4-6 दिन में वहाँ पर गया और उधर जो एक एनर्जी का मेरा एक पोर्टल खुला। अभी मैं इसको हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करूँगा कि एक चेतना होती है, अपना जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे एक्सपांड होता है, या एक गांठ कैसे खुलती है, एक तार कैसे खुलता है, जिसको हम लोग एनर्जी कॉर्ड्स बोलते हैं। ऐसे समझे कि कोई एक ऊर्जा का तार मेरे अंदर जागरूक हो गया और मुझे वहाँ से इतनी ऊर्जा मिलने लगी, इतना एक डाउनलोड मिलने लगा, थॉट प्रोसेस मिलने लगा। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा है माँ काली का एग्जाम्पल। मैं पिछले 15 सालों से कम 4 बार कलकत्ता जाने की कोशिश की। जब भी मैं कलकत्ता जाता था, क्योंकि मुझे वहाँ पर वर्कशॉप करने थे, ट्रेनिंग करने थे, 2015-16 की बात है, जब मैंने जाने की कोशिश की और मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा और वहाँ के मैं मेरा लगेज वगैरह कलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी वाइफ का फ़ोन आता है कि मेरा साला गुजर गया, तो मैं वापस बॉम्बे आया। दूसरी बार गया तो मेरी भाभी का फ़ोन आया कि मेरे भाई गुजर गए और मुझे वापस आना पड़ा। तीसरी बार गया तो कुछ और विपदा आ गई। तो मैंने माँ काली से प्रार्थना की कि बात क्या है, आप मुझे आने क्यों नहीं दे रहे हो कलकत्ता शहर। उसके बाद में मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन जाना पड़ा, जहाँ पर मुझे पता चला कि मेरी पिछली 3 लाइफ्स आर रिलेटेड टू कलकत्ता। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए मुझे ये पता चला कि मेरी पिछली 3 लाइफ्स कलकत्ता के सिटी में, बंगाल का जो अनडिवाइडेड प्रोविंस है उससे जुड़ी हुई है। फिर मैंने माँ से कहा कि जो कुछ भी है आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं कहाँ पर जाके मैं कैसे भटकूंगा। तो जैसे ही मैंने प्रार्थना की, माँ आई सपने में और बोली कि अब तुम जा सकते हो। तो सबसे मेरा पहला विजिट जो हुआ कलकत्ता से जैसे ही उतरा तो मैं कालीघाट मंदिर गया। कालीघाट मंदिर के वो जो स्टेप्स है पीछे जहाँ पर बलि वगैरह दी जाती है, वो स्टेप्स ही मेरे सपने में आए थे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अच्छा, और आपने देखा नहीं था तब तक? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था सपने। मैं कभी कलकत्ता गया नहीं था, यहाँ तक कि मैंने कम से कम 15 से 17 लोगों के एडवांस में पैसे लिए थे वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए, वो सारे रिफंड करने पड़े थे पहली बार। आज तक वो क्लाइंट्स मेरे से नाराज़ है और आज भी मेरे पास वापस नहीं आए, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट उनका पूरा वर्कशॉप कैंसिल किया था। तो ये हो गया। उसके बाद में अब रिसेंटली 4-5 साल पहले, नहीं 2021 में, 3 साल पहले जब मैं वापस कलकत्ता गया, तब मुझे पता चला कि मुझे कालीघाट मंदिर नहीं जाना है, मुझे तो किधर और जाना है। तो मैंने माँ से पूछा कि कोई ऐसा शख्स भेजो जो मुझे वहाँ लेके जाए, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो मेरे एक जो क्लाइंट है उन्होंने बात की दक्षिणेश्वर मंदिर की, और फिर जो मैं दक्षिणेश्वर मंदिर गया और वहाँ पर जो मुझे आरती के समय जो ट्रांस हुआ और जहाँ पर मेरा इतना रिलीज वर्क हुआ,
वहाँ पर मुझे पता चला कि दिस वाज वन पास्ट लाइफ। ऐसा ही और एक एग्जाम्पल है अजमेर की दरगाह का। मैं जाना चाहता था, जितनी बार टिकट कराओ कैंसिल होता हूँ। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए मैंने 1 साल की छुट्टी ली है। आई वॉज ऑन अ सबैटिकल फॉर 1 ईयर। 1 साल मैंने कुछ काम नहीं किया, खाली मैंने स्पिरिचुअलिटी की स्टडी की है, स्पिरिचुअल क्लासेस की है, वर्कशॉप्स की है। और जिधर जिधर जाना है, जो लोग ट्रांस में जाते हैं, जिन लोगों को ऊपर से डाउनलोड आते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे देखो इसके अंग में माता जी आ गए, अरे देखो इसके अंग में भैरव जी आ गए। ऐसे जितने जितने स्थान है वहाँ पर मैं जाने लगा और मैं इस जानकारी के पीछे लग गया कि आखिर में बात क्या है, क्या हो रहा है। और ऐसे ही इसी तरह एक दिन रात को 3 बजे मुझे आर्कएंजल माइकल का जो एक विजन आया है, वो मैं आज दिन तक नहीं भूल सकता हूँ। वहाँ पर मैं एंजल थेरेपी से जुड़ा। मुझे मेरा पहला कार्ड डेक जो है 2010 या 11 में मेरे हाथ में आया है। इट वॉज नोन एज एन एंजल ओरेकल डेक। अब तो शायद मार्केट में मिलता भी है कि नहीं, मुझे पता नहीं। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। किसी दिन ईश्वर ने चाहा और आप लोगों की सबकी दुआएं हुई तो इसके ऊपर किताब भी जरूर लिखूंगा। लेट्स सी। कल्याण जी, आपकी बातें सुन के मैं बड़ा उत्साहित हो रहा हूँ और मैं ये जानना चाहूँगा, हर काम करने के लिए कोई न कोई तकनीक होती है, कोई टिप्स होती है, कोई टूल्स होती है। जिस एंजल थेरेपी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके टिप्स और टूल्स क्या हैं? उसकी टिप्स तो अभी भी मैं ऑलरेडी आपके सामने कर रहा हूँ। बात करते करते अगर आप नोट करेंगे तो मेरे हाथ पर नज़र डालिए। मैं एक हाथ से मेरी दूसरे हाथ की जो 5 उंगलियां हैं उनको मैं दबाते जा रहा हूँ। ये है मेरे एनर्जी पॉइंट्स। मैं इनको एक्टिवेट करते जा रहा हूँ आपसे बात करते समय, क्योंकि मेरी ऊर्जा और मेरी एनर्जी डिप्लीट ना हो, यानी कम ना हो। तो ये तो एक सारा पूरा प्रोसेस है जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ और जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। जैसे अगर आपको 30 सेकंड में आपकी ऊर्जा क्लीन करनी है, अभी आप भी मेरे साथ कर सकते हो 1 मिनट के लिए। राइट हैंड आप अपना लीजिए, राइट हैंड, और ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 हिप्स के नीचे, और ये 7। ये 30 सेकंड में आपका ऑरा 3.5 फुट चारों दिशा में क्लियर हो जाता है। ये मैं ऑलरेडी 100 बार बता चुका हूँ कैमरा पे, लेकिन मैं वापस बता दूँ। मतलब आप कह रहे हैं, लेकिन इसको माना कैसे जाए? इसको माना कैसे जाए? आप ऑरा टेस्ट करने की मशीन लाइए। अच्छा, साइंटिफिकली प्रूवन है ये? यस सर, क्लियन कैमरा लेके आइए, ऑरा चेक करने की मशीन लाइए, और आप बाकायदा ये एक्सरसाइज कराने के बाद के पहले और बाद में ऑरा का लेवल आपका चेक कीजिए, एनर्जी का लेवल चेक कीजिए। 2015 से लेकर मेरे सारे वर्कशॉप और ट्रेनिंग में इसको चेक किया गया है। एक ऑरा मशीन लेकर आए थे हैदराबाद से, एक जन हमारे जो अच्छे से इस फील्ड के बहुत ही माहिर है, एनर्जी हीलर है, वो आए थे अहमदाबाद से, एक जन आए थे कोयम्बतूर से। तीनों ने ऑरा टेस्टिंग की हुई है। और ऑरा की मशीन आप अगर जब भी कभी लेके आए, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। मैं सवाल इसलिए कर रहा था, आजकल का जो जनरेशन है वो विज्ञान पे ज्यादा भरोसा करती है। तो ये विज्ञान वैज्ञानिक विज्ञान ही है। नहीं, कई बार ऐसी बातें ऐसे लगती है बड़ा स्पिरिचुअल वाला मामला हो रखा है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ पे ऑरा और एनर्जी जो है, अभी क्वांटम साइंस या क्वांटम फिजिक्स का जो सब्जेक्ट आगे आ रहा है, आप अगर YouTube पे जाओगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन जेन्युइन जो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि क्वांटम साइंस आपकी एनर्जी हीलिंग से कनेक्टेड है, एक दूसरे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस, कुछ भी टर्मिनोलॉजी ले लो, हाँ, वो एनर्जी को प्रूव करते जा रहे हैं जी, एनर्जी को मेजर करते जा रहे हैं, एनर्जी के बारे में रिसर्च करते जा रहे हैं। अभी जैसे अगर आप इंट्यूटिवली भी अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन या अपने माइंड और हार्ट का एक कोहेरेंस होता है, जिसको आप अगर मशीनों द्वारा चेक करने जाओगे तो आपको वो कोहेरेंस पता चलेगा कि दोनों में अलाइनमेंट है कि नहीं, माइंड और हार्ट में बैलेंस है कि नहीं। व्हेन आई से माइंड, आई एम सेइंग ब्रेन, ब्रेन और हार्ट में बैलेंस है कि नहीं, वो कोहेरेंस अभी मेजर करने की तकनीक वेस्टर्न देशों में बहुत आगे जा चुकी है। थोड़े दिनों में यहाँ पर भी अवेलेबल होगी। ये सारा एनर्जी का जो मामला है, उसको अगर हम आने वाले 20-25 ईयर्स में देखें, देयर विल बी एन एनर्जी एक्सपांशन। अपनी चेतना का जो अपनी चेतना जो है, अपना जो कॉन्शियसनेस है, वो इतना बढ़ने वाला है कि हमको लगेगा कि हम 30 साल पहले क्या कर रहे थे। आज जैसे मैं मेरे बच्चों से फ्री में अब्रॉड व्हाट्सएप कॉल पे बात करता हूँ, जो अगर आपने किसी 70
75 75 80 साल के 90 में भी नहीं मानते, अगर 90 के इंसान दशक को में कहा होता अगर तो भी नहीं उसने मानते। अगर आपको पूछा तो बोलेंगे ये तो नहीं पॉसिबल ही नहीं। वैसे ही जो 30 साल पहले पॉसिबल नहीं था वो और आने वाले आगे 30 सालों में क्या होगा, और एनर्जी किस तरह से अपने आप को स्थापित करेगी स्थायी रूप पे, उसका आप अंदाजा नहीं लगा अंदाजा सकते। नहीं लगा। बहुत बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। बहुत ही पोर्टल खुलने वाले हैं। जब हम बोलते हैं कि पोर्टल खुलते हैं यानी एक लेवल एनर्जी का खुल रहा है, एक तार आपको मिल रहा है, और उस तार से नए इन्वेंशन आते हैं, नए इनोवेशन आते हैं, और वो नए इन्वेंशन और इनोवेशन से सामान्य आदमी जो है, कॉमन पर्सन जो है, उसको बेनिफिट मिलता है। आज आपका दूध वाला, सब्जी वाला, इस्त्री वाला, मेड, ड्राइवर, सारे लोग, मैं हूँ, आप हो, सब लोगों के हाथ में मोबाइल है। सब अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ पर हो कि अब्रॉड हो। आप जीपे वगैरह 2 मिनट में पैसा ट्रांसफर करते हो बिना बैंक है। ये टेक्नोलॉजी 40 साल पहले तो नहीं थी ना। जी जी जी। ऊर्जा की वजह से जब किसी को ये बुद्धि आई होगी, जब कोई डाउनलोड हुआ होगा, तो उसने तब वो ये इन्वेंट सारी किया है। बात वैसा ही कुछ ना कुछ और नया इन्वेंशन होगा, कोई नई अच्छा, बात नहीं। अभी आपने कार्ड्स की बात की, आपने Yes. कार्ड डेक्स की बात की, मैं टैरोट कार्ड का भी बारे में बहुत सुना है। तो ये जो दोनों चीजें हैं कि सेम ही हैं, इनमें थोड़ा अंतर भी है? नहीं अंतर है। एंजल थेरेपी जो है, एंजल थेरेपी जो सब्जेक्ट है, या फिर आप दूसरा ले लो कार्मिक थेरेपी, जो मेरा सब्जेक्ट है, मैंने नाम दिया है कार्मिक थेरेपी, या आप दूसरा ले लो दशा और दिशा, या आप ले लो चौथा आकाशिक रिकॉर्ड्स जो पहले से अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें, इनको हम बोलते हैं एनर्जी मोडालिटीज, एनर्जी के माध्यम, एनर्जी के मेथड्स। जैसे अपने यहाँ पर वास्तु है, चाइना में फेंग शुई है, फिर और कुछ और किसका नाम लेना है, न्यूमरोलॉजी है, फिर अपने यहाँ पर सालों से एस्ट्रोलॉजी है। ये सब क्या है? एनर्जी जानने के माध्यम, टूल्स एंड स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनर्जी ड्यू टू बिकॉज ऑफ सर्टेन मेथड्स, मेथोडोलॉजीज जिसको बोलते हैं, माध्यम जिसको बोलते हैं। तो अभी आपका सवाल जो है कि कार्ड्स क्या है, हाँ, दोनों तो के सेम कार्ड है। जो है वो एक माध्यम है एंजल्स से कनेक्ट होने का। जैसे अपने ताश के पत्ते होते हैं, वैसे ही टैरो कार्ड्स होते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। तो ये जो टैरो कार्ड्स हैं, एंजल कार्ड्स है, ओरेकल कार्ड्स है, एलिमेंटल कार्ड्स है, बहुत ढेर सारे कार्ड्स हैं और उनके बहुत सारे नाम हैं। ये वो लोग क्रिएट करते हैं जो एनर्जी से अट्यून होते हैं, जिनका एनर्जी से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और जब वो कार्ड वैसे बनते हैं तो उसमें वो ऊर्जा थोड़ी आ जाती है, और आप उस कार्ड के माध्यम से भी कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। बेसिक लेवल का है वो, कोई भी सीख सकता है। आज आप अगर बहुत सारे लोगों को एग्जीबिशंस में देखोगे, किसी को पूछोगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर आपको मिलेंगे। वो एक एंजल थेरेपी का एक भाग है, एक भाग टैरो कार्ड। अच्छा, टैरो कार्ड एंजल थेरेपी का एक भाग है। हाँ, अच्छा कल्याण जी, एक सवाल और आ रहा है, मेरी उत्सुकता भी कहूँगा सवाल से ज्यादा तो मैं ये कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि कार्ड निकल कर आता है, वो आपकी मनस्थिति बता देता है, आपका भविष्य बता देता है? ये बड़ी विचित्र बात है। कुंडलियों में हम मानते हैं ठीक है भाई ग्रह दशा रही होगी, यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है ना कि अब मान लीजिए मेरा मन उसमें मनस्थिति है, मैंने ये 5 कार्ड सुन लिए, 2 कार्ड जो भी आप कहते आपको हैं मेरे वो सुन साथ लिए। एक सेशन करना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बहुत सारी आपकी ऐसी भी बातें पकड़ में आ जाएगी जो आपको नहीं बतानी है। बहुत से लोग डरते भी हैं अपना कार्ड निकलवाने से, कभी कभी उनके अफेयर्स ये होता कैसे है ये, मतलब ये अब होता कार्ड कैसे है, setting ये तो कार्ड मैं अभी प्रैक्टिकल आपको कैसे, जब तक आप मेरे सामने नहीं बैठेंगे, सामने मैं नहीं आपको बैठे, चलिए हम प्रैक्टिकली नहीं बता बैठेंगे आपके पाऊंगा। साथ के अंदर। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, ये जो आप जो बोल रहे हैं कि कार्ड के माध्यम से एक कार्ड निकाला, भविष्य बताना, इट इज नॉट एग्जैक्टली भविष्य, इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस व्हिच कैन हैपन विथ यू। आप अपना भविष्य तो चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपने ऊपर काम करके। भविष्य ये आ गया, अभी जैसे आपने कुछ मुझे सवाल पूछा और उसमें कार्ड आया नो, तो उस टाइम के लिए वो नो है। जैसे आपने बोला कि अच्छा एक माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ। हाँ। फिर ऐसा भी तो होता है जैसे आप बता रहे हो कि वो उस वक्त विशेष के ऊपर है। अभी मान लीजिए मैं किसी चीज को पॉजिटिवली सोच रहा हूँ और पॉजिटिवली लेते लेते मैंने कार्ड को पिक किया है, तो मेरी एनर्जी अलग है, और फिर मैं उसी चीज को लेके थोड़ी देर बाद में लेकिन पॉजिटिव हो अगर जाता हूँ। एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं वो काम नहीं करने के लिए, तो वो नो ही आएगा। मैं आपको सिंपल अच्छा, सा उदाहरण देता हूँ। दोनों स्थिति में वही है। सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आप बहुत पॉजिटिव हो, आप रोज सुबह उठ के सब कुछ करते हो, जितनी इस दुनिया में पॉजिटिविटी के मेथड्स अवेलेबल है आप सब करते हो। सारे मोटिवेटर सुन मंत्र, रखे सारे तंत्र, भजन, कीर्तन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये वो, एक्टिव भी, अच्छा खाना खाते हो, ये करते हो। लेकिन अगर आपके गाइडेंस में आया हुआ है कि आज आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालना है,
गाइडेंस में आ गया है, अगर कार्ड्स ने बता दिया है, एंजल्स ने बता दिया है, उसके बाद भी अगर आप अपनी पॉजिटिविटी से डालोगे तो भी अगर वो नहीं है तो नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी का गाइडेंस। आज के लिए नहीं है, कल हो सकता है, आप आज ही करना चाहते हो। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे पास लोग आते हैं, सर मैं आज जा रहा हूँ कार खरीदने जा रहा हूँ, मुझे आज ये कार लेनी और आज मैं ये कार लेकर ही आऊँगा। जी जी। भाई लेकिन प्रोविडेंस यानी कॉन्शियसनेस यानी गॉड यानी ईश्वर परमात्मा जो भी एनर्जी ऊर्जा है, उनका मानना है कि आज तुम्हारे कार लेना ठीक नहीं है, तो वो आपको साइंस देते हैं। तो जैसे ही आपने कार लाने के लिए कदम रखा और गए, किसी के हाथ से ग्लास फूट गई घर में, कोई दिया गिर गया, किसी ने छींक कर ली, काली बिल्ली आ गई, ये सब हम लोग सुपरस्टिशन मानते हैं। ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये एनर्जी के चिन्ह है। किसी ने, आप बाहर गए और कौवा या कबूतर आपके ऊपर थोड़ा सा ट्रीट कर देता है, यानी आज वो कार लेने जाना ही नहीं है, तो भी आप जाते हो, डीलर बोलता है कि आज वो अवेलेबल नहीं है, आज आपका कलर अवेलेबल नहीं है, आज ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लोन कराने गए तो लोन पास नहीं हो रहा है, OTP नहीं आ रहा है, उस दिन आपका वो काम होने नहीं वाला है। तो आपने गाइडेंस ले लिया तो बात खत्म हो गई, और वो काम शायद नेक्स्ट डे हो सकता है। देखो, मेरा सिंपल सा फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन है सुनील जी, इफ एनीथिंग इज मेंट फॉर यू इट इज गोइंग टू हैपन एंड यू आर गोइंग टू गेट इट। अगर आपके लिए आज कुछ अवेलेबल है, आज कुछ आपके कर्मों में लिखा है, नसीबों में लिखा है, डेस्टिनी फेट में लिखा है, एंजल्स आपको उधर गाइड करेंगे ही करेंगे। और अगर आज कुछ नहीं लिखा है तो एंजल्स हैं, आपके देवी देवता, जो भी आप बोलो, एनर्जी बोलो, वो आपको बोलेगी कि आज जरा शांत हो जाओ, कल कर लेना। लेकिन हम इंसान है ना, हमको तो आज ही चाहिए, हमें तो आज ही चाहिए, तो उसमें हम मार खा जाते हैं। बहुत बार एनर्जी आपसे पूरे दिन में कम से कम अलग अलग तरीकों से 6 से 7 बार कोशिश करती है कि आपसे कनेक्ट हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इस तरह भाग रहे हो कि आप 2 मिनट भी शांत गहरी सांस लेकर शांति से बैठकर उसके बारे में सोचते नहीं। सोचते कब हो, जब आप किसी की मैयत में गए हो, जब आप किसी प्रार्थना सभा अटेंड कर रहे हो, जब आप इधर हॉस्पिटल में बैठे हो, और तब एक अलग वैराग्य आ जाता दिमाग हाँ, पे। तब आप अरे क्या है, क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है, मोह माया छोड़ देते हैं, ये कर देते, ऐसी सब बातें उस टाइम पे ध्यान में आती। वहाँ से बाहर निकले कि तुरंत आपका दिमाग वापस भागने लगता। मेरा यही है कि स्लो डाउन। नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एनर्जी ही है कि वहाँ पर जब आप जा रहे हो तो दिमाग में एक अलग तरह का विचार आता है, और जैसे आप दूसरी जगह जाते हैं तो फिर वही विचार बदल जाता है आपका, यानी एनर्जी वहाँ की अलग है और वहाँ की एनर्जी बहुत सुंदर उदाहरण। ये दर्शकों ये बात सोचने वाली है कि जब हम किसी गलत जगह से, मतलब ये जो दुखद स्थिति वाली जगह जा रहे होते तो वहाँ हमारे विचार बिल्कुल बदल जाते हैं, और वहीं हम बाहर निकलते हैं तो वो तमाम चीज़ें जीवन से जुड़ी हुई लगती हैं, हमें लगता है कि इनके बिना हम रह ही नहीं सकते। वही व्यक्ति जो अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले, आधा घंटे पहले सोच रहा था कि सारी मोह माया बेकार है, आधे घंटे 1 घंटे बाद करके शाम तक वही व्यक्ति सोचता है कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला। तो ये बात मुझे लगता है कल्याण जी की बात को अपने आप स्टैब्लिश करती है कि खेल तो सारा का सारा एनर्जी का है। तो एनर्जी कैसे खेल खेलती है और कैसे हम सबको आगे बढ़ने से बढ़ाती है या रोकती है, ये भी हम जानेंगे। एनर्जी को बैलेंस करना है। देखो, हम पृथ्वी पर है और ये जिंदगी हमें मिली है। बहुत सारे हम लोग अराउंड 80% लोग घर गृहस्थी वाले हैं। जो काम करने आए हैं, जो कर्म करने आए हैं, वो कर्म तो करने ही है। इसका मतलब ये नहीं कि वैराग्य लेके सबको चले जाना हिमालय में, वैसा नहीं। लेकिन पूरे दिन में जो 12 घंटा हम जो कुछ भी कर रहे हैं, 14 घंटा 16 घंटा 8 घंटा तो समझे सोते हैं। लोग तो आजकल इतने सोते ही नहीं मोबाइल की वजह से, ऑल ऑफ देम आर वेरी स्लीप डिप्राइव्ड। लेकिन वो 12-15 घंटे में अगर एक 5-5 मिनट के 5-6 ब्रेक लेकर एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो बहुत है काफी। एनर्जी आपको ये नहीं बोल रही कि आप 1 घंटा आके मेरे से कनेक्ट हो जाओ, आपकी चेतना भी ये नहीं बोल रही। आपको सिर्फ, जैसे डॉक्टर के पास आप गए तो आपको डॉक्टर बोलता है गो इन द गार्डन, हैव अ वॉक, सिट ऑन द ग्रास, वॉक बेयर फीट ऑन द ग्रास, नंगे पाँव हरी घास पर चलिए। क्यों आपको चलने को बोलते हैं? ताकि आप मदर नेचर की, मदर अर्थ की जो नेचुरल एनर्जी है उसके साथ में आप जुड़ सके। या फिर आपको लोग बोलते हैं कि आप जाके खुले में योगा करो। क्यों? क्योंकि ब्रेथ के द्वारा, श्वास के द्वारा, प्राणा के द्वारा आप ऊपर की एनर्जी ले सकते। एनर्जी एक डाउनवर्ड होती है और एक अपवर्ड होती है, जो आपके चक्रस में आके हार्ट चक्र पे बैलेंस होता है। तो जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स भी करवाते हैं तो मेरा अगला सवाल ये होने वाला था, आकाशिक रिकॉर्ड। मुझे लगता है आपने आगे से मेरा पढ़ लिया था। एक्साइटेड हो जाता हूँ
एनर्जी के बारे में बात करते समय कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, तो इसलिए शायद आपका सवाल पूछने के पहले ही मैं बता दूँ। अच्छा कल्याण जी, मैं यहाँ पर आपसे रिलीज वाउज के बारे में जानना चाहता हूँ, ये क्या होते हैं? बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, मेरे दिल को बहुत प्यारा सब्जेक्ट है रिलीज वाउस, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। रिलीज वाउस करके कोई भी थेरेपी नहीं निकली है, ये मैंने माँ काली के आशीर्वाद से को क्रिएट की है। रिलीज वाउस का मैं आपको सिंपल सा अर्थ बताता हूँ। अपनी ज़िंदगी में आने के बाद, अपना जन्म होने के बाद, समझ होने के बाद, हम हज़ारों बार कसमें खाते रहते हैं, बोलते हैं अरे मैं कल ये कर दूंगा, मैं कल ये पैसे तेरे अकाउंट में डाल दूंगा, मैं कल डेफिनेटली वहाँ पर 4 बजे पहुँच जाऊंगा, मैं 6 बजे प्रेजेंटेशन दे दूंगा। ये आज सब हम वाउस क्रिएट कर रहे हैं, ओथ्स क्रिएट कर रहे हैं, मन्नतें क्रिएट कर रहे हैं, फॉल्स जो होती है प्रोमिसेस, कमिटमेंट दे रहे हैं, और ये सारे हमारे कर्मों के तार से जुड़ रहे हैं। और फिर वो तार इतना लंबा सा, इतना थिक सा, जाड़ा सा वायर हो जाता है कि उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपने एक एक तार को सुलझाना है। रिलीज वाउस का मतलब है कि आज के दिन मैंने जिससे भी जो भी बोला है उसको मैं रिलीज करता हूँ। रिलीज कर, और ये रिलीज करने के मेरे पास 4 तरीके हैं। आई यूज द 4 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। अर्थ यानी मिट्टी, अर्थ, धरती, वाटर यानी पानी। आपने देखा होगा कि बार बार मैं बीच बीच में पानी वगैरह क्यों पीता हूँ सेशन के टाइम पे आपसे बात करते हुए, क्योंकि मैं वाटर एनर्जी से मेरा सिस्टम क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद में फायर एनर्जी और उसके बाद में एयर एनर्जी। ये जो 4 एलिमेंट है, इससे आप अपने ही नहीं, अपने फोरफादर्स के, अपने एंसेस्टर्स के, अपने पिछले 7 पीढ़ियों के बाप दादाओं के दिए हुए फॉल्स कमिटमेंट या दी हुई कस्में, मांगी हुई मन्नतें, कुछ भी ऐसा है उसको आप डिसॉल्व कर सकते हो। आपको क्या पता, आपके दादाजी या परदादी जी ने बोला होगा कि मेरे 2 पीढ़ी में अगर पोते आते रहेंगे तो मैं गांव में मंदिर बना दूंगा, और इनकी 4 पीढ़ी से पोते आ रहे हैं लेकिन एक भी पोता सही नहीं आ रहा है, किसी न किसी को कुछ ना कुछ बीमारी आ रही, क्योंकि शायद वो मंदिर बनाना भूल गए। अभी जब तक वो वाव डिसॉल्व नहीं होगा कुछ ना कुछ तकलीफ आती रहेगी। बहुत जगह ऐसे होता है कि वंशज आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत जगह ऐसे है कि वंशज तो बहुत सारा है लेकिन कोई सेटल नहीं है। बहुत जगह ऐसा है, जैसे मेरे परिवार में मैंने बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं, दूसरों के भी परिवार में देखे, कि एक शादी हुई, दूसरी शादी हुई, तीसरी शादी हुई, 3 शादियां हो गई तो भी शादियां नहीं टिक रही है। कि ये एक वाव लिया गया होगा और वो वाव पूरा करने के लिए वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उतना उसका पीरियड और कार्मिक डेट को कंप्लीट कर रहा है और वो आपको छोड़ के जा रहा है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि किसी को बच्चे हो ही नहीं हुए और वो आईवीएफ कराते हैं और उनको ट्विन्स हो गए। और मेरे पास कम से कम 6 लाइव एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल है, ट्विन्स होने के बाद उनको नेचुरल कंसेप्शन से और एक बच्चा हो गया। अच्छा, यस सर, क्योंकि वो कोई वाव था जो उनका खत्म हो गया, तो ट्विन्स तो आ गए और भी नेचुरली जो सोल को उनकी लाइफ में आना था वो भी आ गए। अभी इसका मेरे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि वाउस का जो मतलब है कि आपने जो कुछ भी अपने इस जीवन में, पुराने जीवन में, पास्ट लाइफ टाइम में कितना भी कुछ किया हुआ हो, उसको आपको रिलीज करने का काम करना है। यहाँ पर एक मेरा बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है जो मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोग पास्ट लाइफ में, रीइंकार्नेशन की थ्योरी में और कार्मिक थ्योरी में, कर्मों में बिलीव नहीं करते हैं, उनको एनर्जी का काम समझ में नहीं आता, क्योंकि एनर्जी तो फ्रॉम द टाइम, पहले विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा ही भगवान। टाइम लाइफ स्टार्टेड, अमीबा का जो एक सेल बना था, या एडम और ईव जब भी आए थे, आई डोंट नो, बिलियंस ऑफ इयर्स अगो बोलते हैं साइंटिस्ट, या धरती जब बनी थी, या ईश्वर जब आए थे कितने साल पहले और कितने हजारों साल पहले, मेरी और आपके बस की बात नहीं है। जी जी लेकिन एनर्जी तो वो समय से है, सूरज वो समय से है जी। द सन राइट। हाँ, एक थ्योरी है दशा दिशा की मेरी, जिसमें मैं समझाता हूँ द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। आप ये चेंज कर सकते हो? नहीं, राइट। हर 15 दिन में पूर्णिमा आती है और हर 15 दिन में अमावस्या आती है, आप ये चेंज कर सकते हो? नहीं। नॉर्थ पोल में पोल स्टार है, साउथ पोल में साउथ पोल है, ये आप चेंज कर सकते हो? नहीं। ये मैंने, आपने, हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाया, ये तो पता नहीं है कहाँ से कब से ये सारा जो है वो है, उसी के ऊपर ये सारा थ्योरी बेस्ड है कि एनर्जी विल कीप ऑन कमिंग, कीप ऑन गोइंग। लॉ ऑफ एनर्जी है, सीधा साइंस के, न्यूटन्स के जो लॉ है, एनर्जी के लॉ है, एनर्जी इज इंडिस्ट्रक्टिबल, इट कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन। वैसे ही हम लोग अपने कर्मों को रिसाइकल कर रहे हैं।
आज मैं और आप हैं, कल कोई और होगा इसी जगह पे, परसों कोई और होगा, कोई और ये थ्योरी नई तरीके से बता रहा होगा। ये दशा और दिशा में आ जाता है, कार्मिक थ्योरी में आ जाता है, और एंजल थेरेपी के द्वारा आपको ये गाइडलाइन मिलती है कि आपको अपनी कार्मिक थेरेपी देखनी है कि नहीं, आपकी दशा बराबर है कि नहीं, आपकी दिशा, आपका जो डायरेक्शन है लाइफ का वो सही जा रहा है कि नहीं, आपका जो कैश कॉन्शियसनेस है, पैसे के बारे में जो आपकी चेतना है वो सही है कि नहीं। बहुत सारा सीखने को मिलता है। बस कंडीशन एक ही है, विश्वास, हाँ, भरोसा। क्या वो भरोसा चीज़- तो नहीं, कर्मों की थ्योरी पर बिलीव। अच्छा, कर्म भी थे। आपने 4 मर्डर कर लिया, आपने बोले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कर्मों में बिलीव नहीं करता हूँ, इन लोगों को मरना था, मैंने इनको मार दिया, मैंने इसके पैसे छीन लिए, मैं खुश हूँ, मैं जी रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो सब अच्छा ही होने वाला है। वो तो भाई उनको बाद में पता बाद चलेगा में पता कितना चलेगा। अच्छा होगा और कितना बुरा होगा, और कैसे उन कर्मों को नष्ट करने के लिए, उनको डिसॉल्व करने के लिए तुमको कितने जन्म लेने पड़ते हैं, वो तो ईश्वर ही जानता है, ईश्वरी। मैं और आप नहीं जानते। तो कर्मों की थ्योरी, रीइंकार्नेशन, ये इसका बेस है और इसका फाउंडेशन है। अच्छा, Yes. एक सवाल और भी आ रहा है। मैं आपके बारे में जब जान रहा था तो मैं देख रहा था आपने अपने नाम को भी करीब 4 बार चेंज किया। इसके पीछे का क्या वजह है, वो भी मैं जरूर जानना मेरे चाहूँगा। परिवार के लोग और मेरे जो भी दोस्त हैं, चहेते हैं, थोड़े बहुत जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, थोड़े बहुत ही बोल रहा हूँ मैं, वो लोग तो 2 साल पहले तो मुझे बोल रहे थे भाई तू पागल हो गया। अब क्या करूँ ना, नाम लिखा, नाम मेरे पेरेंट्स ने मेरा दे दिया कल्याण। अभी कल्याण होता है सबका कल्याण। जी, जी। अरे भाई सबका कल्याण तो करते करते मेरी आधी जिंदगी चल गई, मेरा कल्याण कब होगा? जी जी। मेरी जिंदगी में मैंने 3 काम शुरू किए, तीनों काम मुझे बंद करने हाँ, पड़े। मैं वो भी जानना चाह रहा था, मैं जैसे, ऐसे हाँ, कैसे रहा। पंचगनी में बोर्डिंग स्कूल थी हमारी, उसके पहले मेरे ट्यूशन क्लासेस थे माहिम में, मुंबई में। तो सब एक मैं पैटर्न देख रहा था कि बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ जाता हूँ और फिर नीचे गिर जाता हूँ, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया फिर नीचे वापस गिर गया। और बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, पैसा आता है, फाइनेंस आता है, फंडिंग आता है, फिर नीचे जाके वापस कर्जा हो जाता है। ये 30 साल में 3 बार ये साइकिल रिपीट हो गई। फिर नाम का जब कैलकुलेशन करने देखा तो कल्याण जैन एक अनलकी नंबर पे आ रहा था। फिर बहुत सारे लोगों से मिला, न्यूमरोलॉजिस्ट से, एस्ट्रोलॉजर से, फिर थोड़ा बहुत देखा, चेंज किया, तो कल्याण जैन से हो गया कल्याण कुमार जैन। अभी कल्याण कुमार जैन बहुत ही लंबा नाम था। बैंक में प्रॉब्लम आ रही थी और पासपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए, तो बैंक वाले उसको शॉर्ट कर देते, तो वो लिख देते कल्याण के जैन या कल्याण कुमार, या फिर कल्याण जैन लिख देते, कुमार बीच में से उड़ा लेते हैं, तो भी वापस वो उसका वाइब्रेशन सही नहीं वाइब्रेशन होता। सही होगा। तो मैं सोचा यार दो वर्ड्स वाला ही नाम रखता हूँ। तो मैंने अपने खुद पे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए और न्यूमरोलॉजी का बेसिस जानने के लिए 2 साल पहले मेरा नाम कर दिया कल्याण सर। मैंने बोला मैं सरनेम ही हटा देता हूँ और देख लेता हूँ क्या होता है, क्योंकि मुझे लोग सर सर के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल थी, टीचर था मैं। अभी जब कल्याण सर किया, जो 1 साल में मेरी बैंड बजी है, पूछिए मत। बहुत डिफिकल्ट टाइम आया, बहुत तकलीफें आई, क्योंकि उसका टोटल कुछ वैसा ही आ गया कि जहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहा था। तो वो वापस मैंने तुरंत जाके चेंज कर दिया, कल्याण कुमार जैन पे आ गया। अभी कल्याण कुमार जैन ही है विद डबल ए, टोटल आता है 37 पे। और जो माँ बाप ने जो नाम दिया था वो तो एक मारवाड़ी टाइप नाम था, कल्याण मल जैन, MAL तो कल्याण मल जैन डाला था, उसका कुछ अलग ही टोटल था, वो भी मैंने चेंज करवाया। तो देखने गए तो कल्याण मल से कल्याण जैन, कल्याण जैन से कल्याण कुमार जैन, कल्याण कुमार जैन से कल्याण सर, और अभी फाइनली कल्याण कुमार जैन पे कल्याण जाके set कुमार हो गया। जैन है। और वापस ये नाम आने पे जो थोड़ी बहुत सद्बुद्धि अब बची आ थी, गई। आ गई है वापस। इधर ये कहना चाहूँगा, अपने नाम से खिलवाड़ न करें, वो भी एक एनर्जी है। सोच समझकर नाम बदले, सोच समझकर अपने धंधे का नाम रखें, अपने बिजनेस का नाम रखें, अपनी फर्म का नाम रखें, अपना काम जो भी कर रहे हैं उसका भी जो नाम रखना है। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। मैं बीच में 2 साल पहले साउथ बॉम्बे में किधर से जा रहा था, तो किसी एक रेस्टोरेंट का मैंने नाम देखा और उन्होंने इतना नेगेटिव नाम रखा था। मैं वो रेस्टोरेंट के अंदर गया, मैंने खाना वगैरह खाया, बाहर आया, ओनर उसके थे वहाँ पर। मैंने उनको बोला आपने बहुत नेगेटिव नाम रखा है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मेरा इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, मैं क्यों इंटरफेयर करूँ, लेकिन मैं ऐसे रहा नहीं गया। मैंने बोला प्लीज़ आप थोड़ा इसको चेंज करो। अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है ये सब। कुछ तो अच्छा नाम था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और याद भी आया तो मैं लेना नहीं चाहूँगा कैमरा पे। मैंने बोला सर देखिए आप 6 महीने में देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, बट दिस इज़ रियली नॉट वर्किंग आउट, द एनर्जी इज़ वेरी नेगेटिव। और 8 महीने बाद जब वही गली से वापस जा रहा था, वो रेस्टोरेंट वहाँ से अपना हाटा पाटा अवेयर के पूरा बंद हो गया था और वो लोग ऑलरेडी नुकसान में चले गए थे। अच्छा, एक सवाल और भी आ रहा है कि सितारे
आसमान के नहीं, हमारे जहान पे रहने वाले आसपास के जो सितारे हैं, वो फिल्म स्टार्स हैं, चाहे टेलीविजन के स्टार्स हैं, चाहे पॉलिटिक्स के स्टार्स हैं, या गेम्स के स्टार्स, स्पोर्ट्स के, हर तरह के सितारे आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। तो इन सितारों को ये चंद्रमा आकर्षित करता है तो कैसे करता है, कैसे वो आपकी बातें मानते हैं और आपके लिहाज? सर ये जो भी आप इनकी बात कर रहे हो सेलिब्रिटीज की, वो मेरी बात नहीं मानते, वो तो बात मानते हैं जब उनका सेशन हो रहा है, उनके सामने प्रूफ आ रहा है। मैं जो नंबर्स का कैलकुलेशन करता हूँ, ग्रिड बनाता हूँ दशा और दिशा का, ट्रायंगल सर्कल के सब अलग अलग ग्रिड बनाता हूँ, कार्ड्स लेता हूँ, पेंडुलम से जो काम करता हूँ, लैब्रिंथ पे जो काम करता हूँ, तो एनर्जी का उस टाइम पे जो एक डिस्क्रिप्शन होता है और जो मेरा कनेक्शन होता है, मेरी जो चैनलिंग होती है, डाउनलोडिंग होता है, उसमें जो मैं उनको बताता हूँ वो चीज़ सुन रहे हैं। सेशन होने के बाद वाली चीज़ वो नहीं सुन रहे। तो उस 1 घंटे के सेशन में या 1.5 घंटे के सेशन में जो उनके लिए गाइडेंस आता है वो मैं उनको बता देता हूँ। अभी यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं करता। मैं उनको बोलता हूँ आप भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आपको चाहिए तो आप नोट्स लिख लो। रिकॉर्डिंग मिसयूज हो सकता है, तो आप वो नोट्स लिख लेते हैं। बाद में वो 3, 4, 5 महीनों के बाद मुझे बताते हैं कि सर ये एनर्जी में गाइडेंस आया था, ये ऐसा ऐसा हमने किया, ऐसा ऐसा हुआ है, इसका पॉजिटिव है, ये है, वो है, इसका नहीं हुआ है तो इसका अभी और क्या इलाज है। तो बात मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपकी तरह ही साधारण इंसान हूँ, लेकिन जब मैं वो काम करने बैठूंगा तब मैं वो एनर्जी चैनल करूँगा। जब वो काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं भी रास्ते पे जाके पानी पूरी खा रहा हूँ, गोलगप्पे खा रहा हूँ, पीवीआर में पिक्चर देखने जा रहा हूँ, या किधर और टाइम पास। अच्छा, एक सवाल और भी आ रहा है, आप सारी बातें एनर्जी की कर रहे हैं और हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम घर की सफाई करने लगते हैं तो गर्द बहुत सारी हमारे शरीर के ऊपर भी जम जाती है। फिर हम घर को करने के बाद में खुद को भी नहाना धोना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और आप तो मुझे लगता है कि बिल्कुल चेहरे को देख रहा हूँ, जो दिव्यता आपके चेहरे पर नजर आ रही है, मुझे लगता ही नहीं पड़ लग रहा है कि आपके जो इस तरह की मेरा घर साफ नहीं, नहीं घर तो साफ करते मैं नहाता नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप इतने लोगों से मिलते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। बहुत अच्छा, इसकी क्या वजह? बहुत अच्छा सवाल है सर। ये जैसे मैंने आपको बताया, देखो मेरा ऑलरेडी आपसे बातें करते करते भी मेरा काम तो चालू ही है, लेकिन आपको बताता हूँ सर। सबसे पहले तो आप जब मेरे घर पे आएंगे, आपको शायद 4 चेयर मिल गया बैठने के लिए तो समझो नसीब है, एक डाइनिंग टेबल मिल गया, ठीक है। मेरे घर में सामान ही नहीं है, मेरा घर एकदम मिनिमलिस्टिक है। उसकी वजह से पहले मेरे और मेरे वाइफ में बहुत झगड़े होते थे जब, लेकिन वो भी एनर्जी के फील्ड के बारे में समझने लगी, उनको भी समझ में आया। तो अगर औरों के घर में 100 चीज़ें हैं, मेरे घर में 10 चीज़ें हैं। आई एम अ वेरी मिनिमलिस्टिक पर्सन। 4 जीन्स हैं, 12 टी-शर्ट है, उसके अलावा मेरे पास कपड़े नहीं हैं। क्योंकि अगर मैं सारा ध्यान इस एनर्जी की तरफ करते रहूँगा, जिसको हम लोग क्लटर बोलते हैं, धरती पे जो हम क्लटर जमा कर रहे हैं, वो क्लटर मेरी लाइफ में नहीं है, तो मेरे पास सामान एकदम कम है। सामान कम होने की वजह से गुलजार साहब का एक बहुत अच्छा सा शेर है, सेम बात कही थी सोक्रेटिस ने। एथेंस में सोक्रेटिस ने 2-2.5 हज़ार पहले, 3 हज़ार पहले, जो भी है, सेम बात कही थी कि इन द जर्नी ऑफ लाइफ यू हैव टू हैव लेस बैगेज। बैगेज कम होना चाहिए। अभी जब ये बैगेज कम है तो मेरा बहुत सारा समय बचता है। आई गेट अप्रॉक्सीमेटली 14 to 16 वर्किंग आवर्स इन अ डे, जो आपके पास नहीं है। आप तो 8 या 9 घंटे काम करके आप बोलोगे अभी बहुत सारा काम है मुझे, और मुझे घर पे ये करना है वो कर। मेरे घर पे तो कुछ काम ही नहीं करना है, क्योंकि काम ही ऐसा कम बना दिया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कुकिंग और क्लीनिंग में अपने 4 घंटे दिन के चले जाते हैं, तो हमने कुकिंग क्लीनिंग का उतना सा ही आधा घंटा रखा है ब्रेकफास्ट का। बाकी लंच का एक टिफिन आता है, डिनर हम बाहर कर लेते हैं, मैं और मेरी वाइफ। तो उतना हमने अपना 4 घंटा वो सेव कर लिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है। बहुत सारा समय इन चीज़ों में चला जाता है। तो आपका ये जो सवाल है कि मैं अपनी एनर्जी को कैसे सुधारता हूँ, टोटली अभी मेरा तो हैबिट हो गया है, आदत हो गई कि लोगों से बात करते करते मैं भी अपनी ऊर्जा क्लीन करते रहता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, ऑटो में बैठूँगा, बस में ट्रेन में बैठूँगा, मेट्रो में बैठूँगा, तो ये शुरू रहेगा। घर पे जाऊँगा तो शुरू रहेगा, होटल रूम में अंदर जाने से पहले शुरू रहेगा। उसके बाद में ब्रेथ वर्क 5 मिनट के लिए मैं अपने इष्ट से, अपने गुरु से या अपने एंजल से कनेक्ट करने के लिए 5 मिनट उनकी तरफ देख के, मेरा जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है उनकी तरफ देख के ब्रीदिंग लेना, और राइट या लेफ्ट में वो ब्रेथ को छोड़ना, ताकि सारी एंग्जाइटी और बाहर की एनर्जी छूट जाए। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यूट्यूब के वीडियो पे। जैसे अगर मेरे सामने मेरे गुरु का फोटो है तो मैंने एक डीप ब्रेथ लिया, वहां पर रिलीज नहीं किया वापस बाहर, या फिर
अभी ये क्या प्रोसेस है? ये भी मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स जब मेरे खुले तब मुझे ये प्रोसेस आया था। तो जैसे आपने जब उनके सामने देखकर ब्रीथ किया तो आप उनके एसेंस को, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर ले रहे हो, लेकिन वहां पर ब्रीथ कर रहे हो तो वापस वो लेट गो भी कर रहे हो, तो ब्रीथ साइड में करना है। बड़ी बात, बड़ी बात। Okay. जहाँ से आपने लिया वहीं पे आपने दोबारा वहीं छोड़ा, पर फिर वो गंदा हो गया वो तो। ये तो फिर ऐसी बात हो गई कि आपने मुझे 100 रुपए दिए और मैंने आपको उसी समय वही हाथ से 100 रुपए वापस दे दिए, बचा क्या? मेरे पास बचा क्या? तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी को सेव कैसे करें। सब जगह बाहर क्या लगाएं? स्विच ऑफ द ट्यूब और द फैन व्हेन नॉट इन यूज। एसी में यूज करें तो स्विच ऑफ द बटन, नल को बंद कर दीजिए, राइट? जी। बराबर ना? हम क्या कर रहे हैं? पानी बचा रहे, इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे, अपनी एनर्जी को हम बचाएंगे। और ये काम अगर हम खुद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और इसकी जानकारी सिखाई नहीं जाती है। काश ये जानकारी स्कूल में और कॉलेज में सिखाई जाती कि भाई अपनी ऊर्जा और अपनी एनर्जी पे कैसे काम करना है। ये वैसे ही बात हुई जैसे आपने बताया कि अगर मैंने घर को साफ नहीं किया एक दिन, तो 1 महीने में मेरे घर में कितना कूड़ा कचरा जमा हो गया। वैसे ही अगर एक दिन मैं अपनी एनर्जी साफ नहीं करूं तो 1 महीने में कितनी जमा हो गई, 2 महीने में कितनी जमा हो गई, और सालों साल में कितनी जमा हो गई। और जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, जब वो सालों साल में जमा हो जाती है, आपका ऑरा डल हो गया, आपका ऑरा ऐसे ही समझो मर गया पूरी तरह से, और उस ऑरा में बीमारी आ जाती है। फिर आप बोलते हो हमें कैंसर हो गया, हमें डायबिटीज हो गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। फिर गोलियां ले लेके उस ऑरा को आप दिन की 10-10, 12-12 गोलियां लोग खा रहे हैं। वो 12 गोलियां खाने के बजाय 12 साल पहले ही किसी के पास जाकर गाइडेंस लेके एनर्जी क्लीन करना शुरू कर दिया होता तो वो नौबत नहीं आती।